नमस्कार साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है जनरल अवेयरनेस की क्लास में। ये साथियों क्लास जो होगी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए जो है संघर्ष को अपने जारी रखिए, पेन पेपर उठाइए साथियों। और इतनी सारी परीक्षाओं में अगर आप बैठ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। यूपी पेट, सीएजएल, सीएचएसएल, रेलवे, यूपी आरओ, सी टेट, यूपी टेट, ईएमआरएस, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आपको साथियों बहुत ही यादगार ये सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जब इसके प्रश्न पर हम आएंगे और सभी प्रश्नों को आप एंड तक देखेंगे तो आपका संपूर्ण रिवीजन जो जनरल अवेयरनेस का है वो हो जाएगा। तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, चलिए क्लास 5 है इसकी। अगर आपने अभी तक इसकी 4 जो इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखा है तो ये साथियों ईएमआरएस टीचर एग्जाम यूपी पेट स्पेशल सेशन है, जरूर देखिए और एक बार इसके पहले वाली क्लासेस का रिवीजन जरूर करिएगा। एक बेहतरीन लाइन आप देख रहे होंगे साथियों कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों भाव तो हमारे अंदर भरे ही हैं, लेकिन वो भाव कब निकलते हैं? जब सामने वाला कोई जगाता है। तो सामने वाला अभी गाली देने लगे, हमारे अंदर भाव जागृत हो जाएगा। लेकिन सामने वाला ये कह रहा है भाई पढ़ ले थोड़ा सा, जो एग्जाम में आने वाला है, तब ये हमारा भाव जागृत नहीं हो पा रहा है। वहीं पर अगर हम सीता जी को देखने लगे, अभी रामायण देखने लगे, तो एकदम शांत भाव, भक्ति भाव जागृत हो जाएगा। चलिए प्रश्न से शुरुआत कीजिए और बताइए इसमें कौन सा भाव आपका जागृत हुआ। और नगरी दुबराज चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य का प्रसिद्ध चावल है, ये आपको बताना है साथियों। क्या मध्य प्रदेश का है? तो आप जानते हैं साथियों कि मध्य प्रदेश में हाल ही में अभी वहाँ के किसको मिला है? तो ये जो सुंदरजा आम है साथियों, सुंदरजा आम को मिला है। यह है कहाँ का साथियों? तो आप जानते हैं कि रीवा मध्य प्रदेश का ये सुंदरजा आम आपका हो जाता है साथियों। ऑप्शन 2 में दिया गया है साथियों छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ का ही है साथियों। नगरी मतलब होता है साथियों नगरी सिहावा। ये धमतरी जिले में पड़ता है वर्तमान अभी छत्तीसगढ़ में। और इस धमतरी जिले में आप देखेंगे नगरी सिहावा एक जगह भी है और वहीं का ये चावल है साथियों नगरी दुबराज चावल, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का है। अगर जिला भी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा धमतरी जिला है। और ये चावल साथियों इसे जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग पहली बार किसे मिला था साथियों? तो याद रखिएगा पहली बार साथियों दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहली बार टैग। साल पूछेगा तो बताइएगा 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को मिला था साथियों। ये जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये साथियों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इससे होता क्या है कि हमारी जो वस्तुएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ज़्यादा अच्छी तरीके से बिकने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हाँ ये इस जगह का स्पेशल आइटम है, इसे खरीदना ही चाहिए। साथियों बिहार के बारे में आप जानते हैं कि बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है, जो बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, इसे साथियों क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है। और शाही लीची के बारे में भी आपने सुना होगा। शाही लीची ये बिहार की है साथियों, हाल ही में इनको जीआई टैग मिले हैं। एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। आप देखते हैं क्या कि बनारस वाला पान, बनारसी पान को मिला है, जो खाई के पान बनारस वाला, ठीक है, बनारसी पान को मिला है। यहाँ का जो बैगन है साथियों, उस बैगन को भी मिला है। हमारे यहाँ का अलीगढ़ का ताला बहुत प्रसिद्ध है, अलीगढ़ के ताला को भी जीआई टैग मिला हुआ है साथियों। इस प्रकार से आप जो है एक मोटा मोटा देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के भी बारे में जो है आपने जाना, सुंदराजा आम, छत्तीसगढ़ का जो है दुबराज चावल, और बिहार में मधुबनी पेंटिंग आपने देखा, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के तालों को भी आपने देखा साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नगरी दुबराज चावल, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही आपने ये भी जाना कि जीआई टैग पहली बार, ये जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेतक। ये भौगोलिक संकेतक साथियों पहली बार साल 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल, आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी हैं। कौन है भैया? ममता दीदी के साथ एक घटना और घट गई। इनकी जो है टीएमसी पार्टी थी, जो पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनका हट गया है और ये जो है अब क्षेत्रीय पार्टी में आ चुकी हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सेशन
सेशन कैसा लग रहा है, जानकारी सब कुछ मिलेगी साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। अब ये बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग नहीं मिला है? मतलब मिला तो है लेकिन उत्तर प्रदेश का जीआई टैग नहीं है। अलीगढ़ का ताला आप जानते हैं कि जी हाँ मिला है। बनारसी का लंगड़ा आम को भी जीआई टैग मिला है। बनारस के पान को भी मिला है, रामनगर के बैगन को भी, और आदम चीनी चावल को भी जो है साथियों जीआई टैग मिला है। यही देखते हैं हींग, ये हाथरस वाली जो हाथरस कांड आप सुनते हैं, वहाँ की हींग बहुत प्रसिद्ध है। और ये सेचर पत्थर साथियों बांदा का बहुत प्रसिद्ध है। अभी ये जो बांदा है, अभी आप देख रहे हैं बांदा वही जहाँ पे जो है तुलसीदास, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर में, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था। रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है, बताइएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा से 3 भाषाओं का जन्म होता है साथियों, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। एक तो आप अवधी देख रहे हैं, दूसरी आप देखते हैं बुंदेली, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाती है बघेली, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी भी, ये जो है तीनों हमारे अवधि से ही निकली हैं, तो इन तीनों को समझना आसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो बात इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये जो है जीआई टैग हमारे यूपी में जो है इन चीज़ों को मिला है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग और शाही लीची कहाँ की है? तो भैया ये हो जाती है कहाँ की? बिहार की हो जाती है। जहाँ पे भी मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। जो है गठबंधन से लालू जी के साथ मिलकर ये अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची ये बिहार की हैं और इनको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की इतनी चीज़ों को आपने देखा, ये तो इनको जीआई टैग मिला ही मिला है साथियों। ये इनाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष, जो नाम ही काफ़ी है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है साथियों। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है साथियों। तो ये ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लुनेई फायर स्टेशन मिजोरम, ए एवं बी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, इससे साथियों सम्मानित किया गया है किसको? तो ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, मतलब ए और बी दोनों आपका सही है। ओडिशा स्टेट डिजाइनर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको मिला है स्टेट डिजास्टर है साथियों, और लुनेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण क्लास है साथियों। ईएमआरएस वाले बिल्कुल तैयार हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम, डीएसएसबी, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पेट, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, और जो है जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न साथियों एकदम धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। और हमारे सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, इसमें तो बहुत कॉमन जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि हाँ ऐसे प्रश्न तो आते ही आते हैं साथियों। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये जो सर डेविड चिपरफील्ड हैं, क्या इन्हें सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक को आप जानते हैं कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस, आपने देखा था विश्व वैक्सीन कांग्रेस में इसको पुरस्कृत किया गया अमेरिका में। आशा भोसले जी को आप जानते हैं कि दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब दलाई लामा की बात आ जाती है तो तिब्बत के धर्म गुरु हैं और जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसे भी याद रखिएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 23 वाले अवार्ड से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। आशा भोसले जो है लता मंगेशकर पुरस्कार। विश्व वैक्सीन कांग्रेस में भारत बायोटेक को जो है पुरस्कार मिला है, जिसने कोविशील्ड का निर्माण किया। और जो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है, ये सर डेविड चिपरफील्ड को अब की बार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाले सवाल हैं साथियों, एक बार आप लिख लीजिए छपेगा, ठीक है। छपने वाले प्रश्न आपके बीच में हम लेकर आए हैं साथियों। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में कम से कम 2-2 दोस्तों में तो आपको जरूर शेयर करना चाहिए। इतनी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण आप क्लास को शिद्दत से शांति के साथ बैठकर देखिए, और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लीजिए। और आपके लिए बहुत, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सेल्फ प्रिपेयर नोट्स से अच्छा
अच्छा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो नोट से ही है, हमारी नोट से, आप हमारे नोट से तैयार कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए साथियों तो आप जाके लिख दीजिएगा कहाँ, टेलीग्राम में SSC 77 लिखिएगा, आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे साथियों। आप इस ग्रुप की संख्या को बढ़ाइए, आप जितने लोग जुड़ रहे हैं जुड़िए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट और बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, बहुत टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन प्रश्नों को हम आपको जनरल अवेयरनेस से रूबरू ही करा देंगे। जनरल अवेयरनेस क्या होती है आप इन क्लास को देख के समझ सकते हैं कि सामान्य जागरूकता किसे कहते हैं। मुगल काल के किस निर्माण को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? पहला ताजमहल तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, पहला ताजमहल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? उस पर जो है कि क्या कि तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा क्या क्या तो गाना है, उसे आप सुनते हैं साथियों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एतमाउद्दौला का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। अनारकली, अनारकली को आप जानते हैं, उनकी एक्स लवर थी, ठीक है। रबिया दुर्रानी का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा, आखिर में कौन सा है जिसे जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है साथियों? तो आप जानते हैं कि औरंगजेब की बीबी, जिनको जो है रबिया दुर्रानी भी कहते हैं, इनका नाम ही रबिया दुर्रानी है, ठीक है। रबिया दुर्रानी भी इनके ओरिजिनल नाम से भी हम आपका परिचय कराएंगे। तो इनका ये जो मकबरा बना है साथियों, ये मकबरा आप जानते हैं कहाँ बना है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बना है। अब औरंगाबाद का नाम बदल गया है, क्या नाम हो गया है? तब इसका नाम हो गया है संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर भी याद रखिएगा। रबिया दुर्रानी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये औरंगजेब की पत्नी है साथियों, और इसी को क्या कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल। अच्छा, द्वितीय ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रबिया दुर्रानी के मकबरे को बनाने वाले हैं ये उस्ताद ईसा खां के पुत्र हैं, उस्ताद ईसा खां के पुत्र हैं। ये वही उस्ताद ईसा खां हैं जो है हमारे, आप देखते हैं कि जो हमारा ताजमहल है, इस ताजमहल के क्या हैं? वास्तुकार हैं ईसा खां, ठीक है। वास्तुकार कौन हो जाते हैं? ईसा खां के पुत्र ने इनको बनाया था। तो नकल करने की कोशिश किया, लेकिन भाई साहब नकल नहीं कर पाया। आइए एक एक जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, ठीक है साथियों। मुगल काल के किस निर्माण को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो साथियों रबिया दुर्रानी, ये साथियों 1660 में बना हुआ है, और दिलरास बेनो बागम जो है बानो बेगम इनका मूल नाम था रबिया दुर्रानी का। साथियों यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम संभाजी नगर हो ही गया है। ये औरंगजेब की बीबी जिन्हें दिलरास बानो बेगम कहते हैं। दिलरास बानो या रबिया दुर्रानी दोनों एक ही महिला के नाम हैं। इनकी कब्र पर बनाया गया है ये मकबरा। इसके निर्माता आजम शाह थे। आजम शाह साथियों औरंगजेब के पुत्र थे, पैसा औरंगजेब से ही लिए थे, लेकिन बनवाया इन्होंने था, ये औरंगजेब के पुत्र थे। इसके जो वास्तुकार हैं साथियों, इस ताजमहल की द्वितीय ताजमहल जिसे कहते हैं अताउल्ला खां, ठीक है। अब ये अताउल्ला खां वो दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा, ये अताउल्ला खां ये इसके वास्तुकार हैं। साल 1660 की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपने अच्छे से समझा होगा। और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार ईसा खां थे, इन्हें आपको याद रखिएगा। अब ईसा देवल को नहीं याद रखिएगा, ईसा खां ये जो है उसके वास्तुकार थे। साथियों खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। खालसा पंथ, अब खालसा पंथ जैसे आप देखते हैं तो आपको जो है कुछ दिमाग में जाता है कि लगता है कि सिख धर्म से रिलेटिव कोई बातचीत यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो जी हाँ, ये सिख धर्म से रिलेटिव है, और सिख धर्म में ही खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो साल 1699 में की गई थी। इसके बारे में और बहुत सारे डिटेल हम आपको बताएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरा सेशन मजा आएगा, और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार क्लास देख के मजा आ गया। साथियों साल 1699 में 10वें सिख धर्म के, ठीक है, सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, वो जो गुरु जी हैं कौन है? गुरु गोविंद सिंह ने साल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों इन्होंने दो प्रथाओं को और प्रारंभ किया था, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। इन्होंने साथियों पाहुल प्रथा, यह नामकरण से जुड़ी प्रथा होती है। जैसे आप देखो कि जो है हरभजन सिंह, ठीक है। तो ये पुरुषों के नाम के आगे साथियों जरूरी है सिंह लगाना, ठीक है। हरभजन सिंह को आप देखते हैं, ठीक है भाई साहब। उसके बाद स्त्रियों के नाम के आगे आपको क्या लगाना है? कौर लगाना है,
ये महिलाओं में ये साथियों ये गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था कौर लगाना। जैसे हरसिमरत कौर आप देखते हैं, अब जो अभी एक मंत्री महोदया हैं, तो इनके महिला, अगर कौर लिखा है तो महिला होगी और सिंह लिखा है तो पुरुष होगी। 5 ककार क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्चा। बाल झाड़ेंगे, अच्छा सा जो चड्डी पहनना है, कड़ा पहनना है, कृपाण धारण करना है, ठीक है। और ये बालों को तो हमेशा एकदम चकाचक रखना है, कोई भी बाल कभी कटाना नहीं है। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? साल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। और इन्हें आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों गोल्डन टेम्पल, ये वही गोल्डन टेम्पल की बात हो रही है कि ये गोल्डन टेम्पल आखिर में गोल्डन कैसे हो गया। साथियों गोल्डन ऐसे हुआ, गोल्डन टेम्पल जो अमृत सरोवर के बीच में बना हुआ है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण क्या गुरु अर्जुन देव ने कराया था। साथियों होता क्या है, अकबर जिसे हम महान कहते हैं, अब ये देखिए अकबर ने महानता का काम यहाँ पर किया है। क्या काम किया है कि मेहता साहब, ठीक है, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं ना, तो मेहता जी क्या हैं? तो मेहता जी के पुत्र हैं गुरु नानक, ठीक है। मेहता जी के पुत्र हैं गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव ने जिस धर्म की स्थापना की ये वही सिख धर्म है। और इसी सिख धर्म के उन्नति और आज जो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जो है, अकबर ने 400 बीघा जमीन इनको दान में दिया था। किसको? गुरु रामदास को। गुरु रामदास को जब जमीन साथियों दान में मिलती है तो यहाँ से नेचुरली 2 तालाब पहले से रहते हैं। ये जो अमृत, एक तालाब का नाम था अमृत सरोवर, ठीक है। ये जो अमृत सरोवर है, ये यही अमृत सरोवर में साथियों जो गोल्डन टेम्पल है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने क्या कराया था? बिल्कुल अर्जुन देव ही कराएंगे। आप यहाँ पे पूरा रेफरेंस देखिए, गोल्डन टेम्पल जो अमृत सरोवर के बीच में बना हुआ है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। जमीन 400 बीघा दान में मिली थी, किसने दिया था? जो है मुगल सम्राट अकबर ने दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अकबर देखिए कि यहीं पे जो है, अब गुरु हरगोविंद के बारे में, गुरु हर राय के बारे में भी बताएंगे, लेकिन गोल्डन टेम्पल आप जानते हैं अमृतसर में बहुत फेमस है, ये वही गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, और इसी में आप देखिए गुरुदेव जो गुरु रामदास है साथियों, इनको 400 बीघा जमीन अकबर ने दी थी। यहाँ पर पहले से अमृत सरोवर और संतोष सरोवर स्थित था। इसी के किनारे गुरु जो ये रामदास ने अमृतसर या रामदासपुर शहर बसाया। मतलब अमृतसर का जो पुराना नाम है साथियों, अमृतसर का जो पुराना नाम है, हावड़ा अमृतसर ट्रेन भी चलती है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है रामदासपुर, इसे याद रखिएगा। तो ये जो गुरु रामदास जी ने हैं, यही जो है अकबर से जो जमीन प्राप्त करते हैं तो इसको अमृतसर नामक शहर बताते हैं। शुरू में देखिए 400 बीघे में था, कितने में? 400 बीघा अकबर ने दिया था, इसे याद रखिएगा। साथियों रामदास के गुरु के पद को पैतृक बना दिया। तो जो रामदास जी थे, इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया और अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को इन्होंने अगला गुरु बनाया था। तो यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, यही गुरु अर्जुन देव, अब चूंकि पिताजी ने जमीन दे दी तो इन्होंने जो है क्या किया, यहाँ पर अमृत सरोवर के पास में बढ़िया सा गोल्डन, वो जो पहले एक टेम्पल बनवाया। अब जब टेम्पल इन्होंने बनवा दिया साथियों, तो जो हमारे क्या हैं, जो हमारे कश्मीर के राजा रणजीत सिंह हैं, रणजीत सिंह ने इसको देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसकी दीवारों पर सोने की चादर चढ़वा दी। ये था हमारा देश, ठीक है, ये था हमारा देश कि सोने की चादर हम अपने मंदिरों में चढ़वा देते थे, इसीलिए तो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है साथियों, इन्हें याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर सरोवर हरिमंदिर साहिब की नींव डाली, और नींव डालने वाले मियाँ मीर एक सूफी संत थे। तो जो है हरिमंदिर साहिब या कि ये जो गोल्डन टेम्पल है, इसकी नींव किसने डाली थी ये भी पूछा जाता है, तो बताइएगा कौन है भैया? तो ये हमारे मियाँ मीर हैं, जो एक सूफी संत थे, इन्होंने इसकी नींव डाली थी हमारे गोल्डन टेम्पल की, जिसकी जमीन मुगल सम्राट जो है औरंगजेब ने दिया था। साथियों पंजाब के राजा जो है रणजीत सिंह ने मंदिर की दीवारों पर सोना चढ़वाया, और पहली बार, ठीक है साथियों, पहली बार जब ये अंग्रेज, चूंकि इनको ये घूमने उमने के बहुत शौकीन हैं, और कोई चीज़ दिखती है ना तो बोलते हैं हाउ स्वीट, ठीक है। तो 1838 में जब लॉर्ड ऑकलैंड ने देखा, ये क्या थे, गवर्नर थे भाई। अब जो लॉर्ड ऑकलैंड ये गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल घूम रहे थे और उन्होंने देखा वाह हाउ स्वीट गोल्डन टेम्पल। तो पहली बार उन्होंने गोल्डन टेम्पल नाम दिया था इस अमृतसर में ये जो मंदिर बना हुआ था, अमृतसर का ये मंदिर, इसको गोल्डन टेम्पल पहली बार 1838
1838 में लॉर्ड आकलैंड ने कहा था। इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके बीच में साथियों लेकर आते हैं। गुरु नानक जी के बारे में भी हम जानेंगे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम जानते हैं कि तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी वही है साथियों आप जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कहाँ चला गया है, तो ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान में है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। जो भी ननकाना साहिब में लोग दर्शन करने जाते हैं तो यही पाकिस्तान में है। अच्छा, जन्म कब हुआ था? साल 1469 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1469 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, किसके समकालीन माने जाएंगे साथियों? तो ये आते आते आप देखें कि गुरु नानक जी जो हैं ये 1469 में सिख धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति कहाँ से हैं? तो भैया हिंदू समाज से हैं। कौन से समाज से हैं? तो भैया इनके पिताजी का नाम मेहता है। मेहता है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते हैं, तो मेहता जी ने भी एक धर्म जो है निकालने वाले व्यक्ति को जो है जन्म दिया, जिन्हें हम गुरु नानक के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, गुरु नानक के नाम से हम इनको जानते हैं। ये वही सिख धर्म है जो हिंदू धर्म से आगे निकला हुआ है। आप हमारे जो है राजपूत वंश के गौतम बुद्ध जी को जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। महावीर जैन को जानते हैं, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। तो साथियों ये एक्चुअली में खाली वैदिक धर्म के विरोध में, ये वैदिक धर्म के विरोध में, और चूंकि जितने भी ये राजपूत लोग हैं संपन्न लोग होते हैं, तो संपन्नता के कारण ही एक नया धर्म और पंडितों से विरोध जो है कि वैदिक धर्म का ही विरोध करके नए नए धर्म चलाए, और अंत में अंग्रेजों ने इनकी कैटेगरी क्या कर दी थी, इनको हिंदू में कर दिया। तो भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत है, चूंकि ओरिजिन तो हिंदू ही है, इसे आप ध्यान जो है हर व्यक्ति बच्चा बच्चा जानता है। चलिए, तलवंडी में आप जान चुके हैं 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। आइए इनके पिताजी और माताजी की भी चर्चा करेंगे साथियों। इनके पिताजी का नाम कालू जी मेहता था। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? कालू जी मेहता था। इनके पिताजी के नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। ये कालू जी मेहता गुरु नानक जी के पिताजी थे। साथियों इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता था। इनकी माता का नाम तृप्ता था। तो साथियों और इनके जो परम शिष्य थे उनका नाम मर्दाना था। ठीक है, ये मर्दाना याद रखिएगा, मर्दाना इनके परम शिष्य का नाम था। ये चीज़ें एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं। ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में आप जानते ही हैं साथियों। ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु ने दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? किसने दिया साथियों? ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस प्रश्न का आंसर टिक करने की कोशिश कीजिए कि अंगद देव हैं या गुरु अर्जुन देव हैं। तो साथियों इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने साथियों ये दक्षिण भारत व जो है कश्मीर की यात्रा की। इन्होंने कश्मीर की यात्रा की, स्पेशल आमंत्रण पे गए हुए थे। सिखों के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साथियों ये कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे। जबकि गुरु नानक देव आप जानते हैं तलवंडी में जन्म हुआ था। अंगद देव जी गए नहीं। अर्जुन देव जी जो है आप देख रहे हैं कि पूरा टेम्पल के निर्माण कार्य में ही लगे थे, तो इनको जाने की फुर्सत कहाँ मिलती। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बताना है करंट अफेयर का एकदम महत्वपूर्ण। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के निर्माण में भारत के सहयोग के लिए निम्न में से कौन कौन से देश तैयार हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या बीएमसी दोनों? तो साथियों ये जो हमारे सबमरीन हैं, ठीक है, ये आजकल हम सब कुछ मेड इन इंडिया की तर्ज पर जो है सब कुछ करना चाहते हैं, और हम ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम लेना चाहते हैं, जिसको बहुत सारे देशों ने नकार दिया। इवन कि रूस ने भी इसको मना कर दिया, फ्रांस ने भी मना कर दिया। अब आप जानते हैं कि ताइवान पर अगर चाइना हमला कर देता है तो अगली बारी में जो भारत खड़ा है, इसलिए भारत को अपने पूरे जो है सुरक्षा सिस्टम को, अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना होगा, अगर हमें अपने ऊपर अनावश्यक आक्रमण नहीं चाहिए तो। ठीक है साथियों, तो इसमें जर्मनी और स्पेन अब दोनों लोग हमारी शर्तों पर कि मेड इन इंडिया होगा। क्या होगा? मेड इन इंडिया, मतलब भारत में बना हुआ होगा, इसे याद रखिएगा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के निर्माण में भारत के सहयोग के लिए 2 देश तैयार हुए हैं, जर्मनी और स्पेन। इन्हें आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी और सी ये दोनों सही हैं। साथियों पंचायती राज भारत में
किस प्रणाली पर आधारित है? अभी आपको बताना क्या सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासन व जनता के सहयोग पर या उपरोक्त सभी पर? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज, ये वही पंचायती राज साथियों पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में पहली बार इसको ट्रायल किया गया था साथियों। ठीक है, तो ये जो स्थापित होता है साथियों, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अच्छा, पंचायतों का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। 40 है क्या साथियों? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से 51 तक आपको मिलते हैं। ये वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उसी में पंचायतों की संकल्पना की गई है, गांधीवादी पंचायत की संकल्पना की गई है। तो पंचायती राज भारत में किस प्रणाली पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। क्योंकि जब पंचायतों में बहुत ज़्यादा पावर दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सत्ता का क्या किया जा रहा है? विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। तो ये विकेंद्रीकरण पर ही आधारित है हमारी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आई है साथियों? तो आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता को आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेहता जी वही हैं जो गुरु नानक के आप देखें कि जो है पिता के परिवार से हो सकते हैं, क्योंकि मेहता वो भी थे कालूराम जी कालू जी मेहता जी, और ये बलवंत राय मेहता की समिति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना बलवंत राय साहब करते हैं। तो पंचायती राज के लिए आप बलवंत राय मेहता जी को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत ने साल 2030 तक कितने सबमरीन बनाने का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हमने जो लक्ष्य रखा है साथियों 24 सबमरीन बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में हमारे पास 16 सबमरीन काम कर रही हैं, इसे भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा साथियों। भारत ने साल 2030 तक 24 और नए सबमरीन बनाने का जो है सिस्टम बना के रखा है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी पंचायती राज आप जानते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक दिए गए हैं? तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं साथियों, ये 36 से 51 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं, इन्हें हमें याद रखना है। और यहीं पे अनुच्छेद 40 में क्या है? यहीं पे अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है। अगला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 19। आप जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे है? संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। आप जानते हैं ये क्या है साथियों? ये है हमारे विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपकी बोलने की स्वतंत्रता निर्धारित करता है अनुच्छेद 19। साथियों 14 क्या है? 14 के बारे में बात करेंगे, जिसे आप समानता का अधिकार कहते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, समानता या समता का अधिकार। 40 में क्या किया गया है? पंचायतों के बारे में साथियों उल्लेख किया गया जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारे संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये वही है साथियों संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32, जिसमें आप जानते हैं कि रिट जारी करने का जो अधिकार है इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 32 को ये मौलिक अधिकारों में आता है। हमें आशा है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आगे देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया है? इसे आपको बताइएगा। फेमिना मिस इंडिया की बात यहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए भाई मिस इंडिया जी के बारे में बताइए। मिस इंडिया 2023 कौन है? तो भैया 2023 ये हमारी गुप्ता जी हैं, नंदिनी गुप्ता जो हैं, ये फेमिना मिस इंडिया 2023 हैं। आपको जो है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम में जो है आने वाला, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप ध्यान रखिएगा। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बी में शिवा शंकरी दिया गया है साथियों। ये शिवा शंकरी क्या है? तो साथियों शिवा शंकरी एक नाम है, और ये नाम किसका है? तो ये हमारे सरस्वती सम्मान की विजेता हैं शिवा शंकरी जी को आप याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी कौन जी हैं साथियों? तो ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है? चैनल पे बने रहें साथियों, आपको इनके बारे में भी बताएंगे। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 73वें एवं 74वें जो है संविधान संशोधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आप जानते हैं कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन, जिसमें आप जानते हैं
कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम ये सब बनाए गए, और इसको लागू करने वाला हमारा मामा शिवराज जी की नगरी थी, जिसे कहते हैं प्यार से मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारे देश का हृदय अगर कहें, हृदयों का स्थल, तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। और इनको हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप हमें जो है एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो आप चैनल पे बने रहें, इनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। साथियों बात कर लेते हैं जो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जानिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। केरल में भी कौन मुख्यमंत्री हैं, और केरल के बारे में नया जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, केरल विधानसभा ने अपना नया नाम बदलकर केरलम रखने का निर्णय लिया है। ये इन्होंने राज्यसभा में भेज भी दिया है कि अब हमारा नाम, हमारे राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला। अच्छा, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका सीधा संबंध पंचायतों से है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का हमारा पंचायतों से संबंध है। साथियों 1959 में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ पर लागू की गई थी, तो आपको हमने बताया ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर दिया भी गया है। क्या दिया गया है, नागौर राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था। अशोक गहलोत जी कौन है अभी यहाँ पे, तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जो पार्टी कौन है इनकी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अब ये देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश साथियों, तो ये साथियों नागौर राजस्थान है। यहाँ पर 2 अक्टूबर याद रखिएगा, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार साथियों इन पंचायतों का ट्रायल किया गया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, नागौर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या ये रेड होती है, लाइट येलो होती है, ब्लू होती है, नन ऑफ दीज। तो साथियों ये जो हमारा प्लाज्मा होता है साथियों, ये जो हमारा प्लाज्मा होता है, ये क्या होता है, तो ये लाइट येलो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो लाइट येलो आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, ये बिल्कुल लाइट येलो है प्लाज्मा का रंग। साथियों स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। सामान्य जागरूकता आखिर में इसी को तो कहते हैं कि भाई ये तक पता है कि नहीं पता है, तो चलिए आपको बिल्कुल पता है, आप हमारे साथ हैं। SSC 77 सब कुछ देने की कोशिश है, कुछ भी न छूटने पाए जो आपके एग्जाम में है आने वाला। साथियों आप जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। इसे आप याद रखिएगा, 120 से 80 कितना याद रखना है, ऑप्शन बी में आपका क्लियर 120 से 180 दिया गया है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब इतना होता है, ब्लड प्रेशर इतना होता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 120 से 80 के मध्य में रहता है। अशोक मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है, क्या GST से है, GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या डिजिटल भारत अभियान से है जो साल 2015 में शुरू किया गया था, क्या आर्थिक सुधारों से है, नए आर्थिक सुधार आप जानते हैं नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, साल 1991 में अपनाई गई, या पंचायती राज व्यवस्था से है। तो अशोक मेहता का संबंध सीधे पंचायती राज व्यवस्था से है, अशोक मेहता संबंधी समिति का संबंध। साथियों पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आने ही वाला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। एकदम छपने वाले प्रश्न है साथियों, एकदम छपने वाले प्रश्न। वीडियो को एक बार आप लाइक कर दें साथियों, और दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें, और ये जिम्मेदारी हमारे चैनल के उत्साहवर्धन हेतु आपकी जो है दी जाती है कि इसको आप जो है पालन करेंगे इसका। साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, हम लोग जानते हैं कि ये जो रिपन महोदय हैं, इन्हीं लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, यहाँ का स्थानीय शासन का जो है जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में ट्रेन चली थी साल 1853 में, और ये जो इनकी हड़प नीति है, क्या है साथियों, हड़प नीति इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड डलहौजी की
हड़प नीति, इन्हें आप याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानते ही हैं, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने 1905 में बंगाल का क्या किया था, विभाजन किया था। ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था विभाजन। ये सारी क्लासेस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें खूब कपड़ों की होली हम लोगों ने मिलकर फूंका था साथियों, याद रखिएगा। ये भी सेशन हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। और भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय कौन थे साथियों? तो आप याद रखिएगा, क्या यही लॉर्ड कैनिंग जी थे क्या? तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है साथियों। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, ये जो आप इनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी के कारण ही आप देखें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं डलहौजी भी जिम्मेदार थे, चूंकि ये तो यहाँ से चल दिए थे। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? अब साथियों एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे तिवारी जी हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये बिहार के रहने वाले हैं। एस राधा कृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये जो नीलम संजीव रेड्डी साहब हैं, ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले ये हमारे जो है राष्ट्रपति हो जाते हैं, जिनका निर्वाचन एकदम निर्विरोध हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 2023। क्या सम्मान का नाम भी बहुत जबरदस्त है, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। क्या नाम है भैया? भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान किसे मिला है? ये आपको याद रखिएगा, तो ये हमारे योगी बाबा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाले बाबा, सीएम उत्तर प्रदेश जी को मिला है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान 2023। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान 2023, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आप याद रखिएगा। रतन टाटा जी आपको दिए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी को आप जानते हैं, कौन है भैया? तो ये हमारे उत्तराखंड के कौन है? उत्तराखंड के सीएम हैं, ठीक है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि कब बना? तो साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। तो उत्तराखंड के साथ गठित होने वाले और कौन कौन से रास्ते साथियों? तो ये छत्तीसगढ़ को आप याद रखिएगा, झारखंड को याद रखिएगा, ठीक है साथियों, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000, इनमें इनकी जो है स्थापना हुई है। ये सन 2000 में बनने वाले राज्य हैं साथियों। भगवंत मान को हम छोड़ के चले जा रहे हैं यार। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब, ठीक है, मुख्यमंत्री पंजाब जो हैं ये हमारे भगवंत मान जी हैं। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री। अच्छा, पार्टी कौन सी है? तो भैया आम आदमी वही पार्टी है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। मतलब बहुत जल्द आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ कमाल तो करेगी ही करेगी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल साथियों थोड़ा सा वनज नहीं है, ये एक्चुअली में लिखना वजन हम लोग चाह रहे थे। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? तो जो आपका वजन है ना साथियों, आपका जितना भी वजन है उसमें से 7% आपका रक्त होता है। मतलब ये 7% रक्त जो होगा ये 5 से 6 लीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की जो कुल जो वजन का कितना प्रतिशत हमारा ब्लूड होता है? तो 7% हमारा ब्लूड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीएससी, आरओ, यूपी पेट, सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम, डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं इन्हें आप याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान पूछ लिया जाता है, 7.3 से 7.4 होता है साथियों। शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। और महिलाओं में साथियों 1/2 लगभग आधा लीटर खून क्या है, पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। इन्हें भी आपको ध्यान रखना है साथियों। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब बात यहाँ रक्त की ही हो रही है, ठीक है, कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो साथियों बताइए रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एंथोलॉजी? साथियों हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जितने भी ये अध्ययन वाले हैं एक वीडियो, बहुत सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप इसको जरूर देखिएगा। और जहाँ तक है कि जो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद ही होगा। ऑप्शन ए, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं साथियों। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया भैया? तो ये उन्हीं को सम्मानित
सम्मानित किया गया, जिनका नाम अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, शिवा शंकरी जो है मैडम को। इन्होंने साथियों, इनकी एक रचना है जिसका नाम है सूर्यवंशम। जो अमिताभ बच्चन वाली मूवी आप देखते हैं, तो ये सूर्यवंशम इनकी रचना है। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। साथियों, ज्ञान चतुर्वेदी की एक रचना है पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी की एक रचना है पागल खाना, और इस पागल खाना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, आइए रिकी केज के भी बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन में साथियों रिकी केज ये गलत है, ये आप इसे याद रखिएगा, ये यहाँ पर ये गलत है, ये रिकी केज नहीं है, ठीक है। शिवा शंकरी को मिला है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। इनकी रचना का नाम है सूर्यवंशम। इसमें साथियों जो टिक किया गया है, ये कंप्यूटर की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें जो हमने कलर कर दिया है, ये कलर हमने गलत कर दिया है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा साथियों, ये यहाँ पर गलत है। क्योंकि रिकी केज को बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथियों, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिवा शंकरी को। सूर्यवंशम शिवा शंकरी की रचना का नाम है, जिसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 इनको पुरस्कृत किया गया है। साथियों, पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान। साथियों, ये जो व्यास सम्मान 2022 मिला है, इसे भी याद रखिएगा, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है पागल खाना, तो ये पागल खाना को याद रखिएगा। पागल खाना के लिए व्यास सम्मान साल 2022 में प्रदान किया गया। रिकी केज को ग्रेमी अवार्ड मिला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साल 2023 का ग्रेमी अवार्ड किसे मिला है? रिकी केज को मिला है। रिकी केज को साल 2023 से ग्रेमी अवार्ड मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है, और शिवा शंकरी को जो है मिला है साथियों सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022। ये पूरी स्लाइड ही आपके लिए छपने वाली है, IMP है, स्टार लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, और इसमें तो आप देख रहे हैं कि तीन तीन जानकारी है। रिकी केज को क्या मिला? ग्रेमी अवार्ड 2023। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022, जो है शिवा शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आगरा किले में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छपने वाले सवाल ही हम आपके बीच में लेकर आए हैं। क्या औरंगजेब ने कराया था, शाहजहां ने कराया था, अकबर ने कराया था, या शाह आलम ने कराया था? किसने कराया था आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण साथियों? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो जहांगीर जो है कौन है साथियों? तो ये अकबर ने कराया था, ठीक है। अकबर के पिता का नाम क्या है? अकबर के जब पिता का नाम आप ढूंढेंगे, ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या है भाई साहब? आप हुमायूं को देखते हैं, हुमायूं के पहले आप किसको? बाबर जी को देखते हैं, तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, और अकबर के बाद आता है जहांगीर, और जहांगीर का बच्चा हो जाता है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, ठीक, जिसने ताजमहल को बनवाया था। तो इन्हें याद रखिएगा, ये जहांगीरी महल मतलब अकबर ने अपने बेटे के लिए एक महल बनवा दिया था, जिसे जहांगीरी, उसके रहने के लिए ये महल बना था, ठीक है। इसी को जहांगीरी महल कहा जाता था। तो यहाँ पे जहांगीर भाई साहब रहते थे, ठीक है। ये आगरा के किले में ही जहांगीरी महल अकबर भाई साहब ने बनवाया था, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? किसकी तरह है भाई? बौद्ध विहार की तरह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, बौद्ध विहार वो जो मठ होते हैं उस टाइप का होता है, आप उसमें देखते हैं कैसे ऐसे जो है बना रहता है ये, और यहाँ पर छोटा सा मठ, ये ऐसा ऐसा करके ये आगे ऊपर बढ़ता जाता है। तो इन्हें ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पंचमहल है, अगर आप पंचमहल एक बार देखें, तो ये जो पंचमहल अकबर भाई साहब ने बनवाया था, ये पंचमहल किसकी तरह दिखता है? ये बिल्कुल ये इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह दिखता है। एक बार गूगल करके फोटो जरूर देखिएगा साथियों, फोटो हम लगा नहीं पाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सासाराम का मकबरा, अब देख लीजिए साथियों, सासाराम का मकबरा जो है साथियों, ये तालाब के मध्य में स्थित है। इसको शेर शाह ने अपने जीवित रहते हुए अपने पिता हसन खान सूर, ठीक है, की कब्र पर बनवाया था, ठीक, इसे याद रखिएगा, सासाराम का मकबरा। लोग कहते हैं कि भाई शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो कहते हैं सासाराम में, जबकि जो शेर शाह ने इस मकबरा को बनवाया था, ये इनके पिता हसन खान सूर का मकबरा था, जिसे सासाराम में जो है उनकी कब्र पर अपने जीते जी बनवा दिया था। ये अपने पिता के लिए बनवाया था, लेकिन लोग इन्हीं के समझ बैठे। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था साथियों। चार मीनार ये मोहम्मद अली कुतुब शाह ने हैदराबाद में बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी का महल आप जानते हैं कि जो है मुगल सम्राट
जाट अकबर ने बनवाया था। अकबर वही बीरबल वाले साथियों, ठीक है। जिनका अच्छा बीरबल का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि बीरबल का जो पूर्ण नाम क्या था, तो बीरबल का पूर्ण नाम क्या था, महेश दास था। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला हिंदू व्यक्ति कौन था, तो ये भाई दीन इलाही धर्म ये महेश दास थे, मतलब बीरबल भैया थे। निम्नलिखित में से मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताएं क्या है, क्या विकास विशाल और आकर्षक गुंबद बने होते थे। तो ज़्यादातर इमारतों में तो आप देखते हैं कि जाएंगे तो आपको गुंबद ही गुंबद दिखेंगे। पित्रादुरा का प्रयोग, साथ में पित्रादुरा ये होता है कि संगमरमर की दीवारों में हीरे मोती जड़वा देते हैं, क्या हीरे मोती गहने चित्रकारी कला कराते हैं, उसी को पित्रादुरा प्रयोग कहते हैं। मेहराब और चार बाग पद्धति का भी प्रयोग किया गया। और ये जो सभी हैं साथियों, ये मुगल कालीन स्थापत्य कला के क्या हैं, उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। मुगल कालीन स्थापत्य में ये विशेषता देखी जाती है। गुंबद दिखेंगे, पित्रादुर संगमरमर की दीवारों में जड़ावट आपको दिखेगी, मेहराब दिखेगा, चार बाग पद्धति दिखेगी। ये सभी साथियों मुगल कालीन स्थापत्य कला के बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इन्हें देख के समझना चाहिए और एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। हमारे हिंदी की एकदम टॉप सेशन चल रहे हैं, आप इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार जर्नल अवेयरनेस कंप्यूटर की क्लासेस। साथियों कंप्यूटर की क्लासेस आप नहीं देख रहे हैं, जरूर देखिए। ये हमारा जो है जर्नल अवेयरनेस आप देख ही रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा, क्वेश्चन की क्वालिटी आप कंटेंट कैसा है। तो उसके बाद हिस्ट्री भी साथियों आप जरूर देखिए, संविधान की भी जानकारी देखिए, और साथ ही साथ करंट अफेयर का तड़का तो हम रोज आपके साथ लगा ही रहे हैं। पूरा सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये उत्साहवर्धन हमारी टीम का होगा कि आपने हमारी टीम का उत्साहवर्धन किया और अपने दोस्तों में इस जनरल अवेयरनेस की टॉप सेशन को शेयर किया। साथियों बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएगा। ऐसे सेशंस को आप देखिए और हमेशा मेहनत करने पर लगे रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ काम नहीं होता है। और जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत के ले जाएगा। क्योंकि आप साथियों बहुत अच्छे तरीके से एकदम जान लीजिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अब मेहनत कैसी आप करेंगे भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भाव भरने पड़ेंगे मन में। किसका भाव, मेहनत करने का भाव, सफलता का भाव, जुनून एक लाना होगा और वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा। साथियों कैसे आएगा कि आप जानते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको पसीना से नहाना है, मतलब मेहनत करना है, धूप में खड़े नहीं हो जाना है, मेहनत करना है। ठीक है, मेहनत करिए। किस पे करिए मेहनत, किताबों पे करिए। ये भी जानना जरूरी है नए लोगों के लिए कि खेत में मेहनत नहीं करना है, किताबों के ऊपर मेहनत करना है। किताब खोलिए, उसको पढ़िए और सब कुछ आपके हाथ में है। और ये किताबें ही है जो पढ़ी कहीं भी रहती हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर खड़ी कर सकती हैं, ये वही किताब है। तो अध्ययनरत रहिए, अध्ययनशील रहिए। मेहनत करने से कोई छोटा नहीं होता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करिए। करंट अफेयर स्टैटिक जीके स्पेशल सेशन 6 में जरूर मिलेगा। सेशन को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।